बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 है बच्चों। और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में आप पहले भी जानते हैं, आप क्लास 10th के अंदर ये पढ़ के आए हैं कि जब वेव्स किसी एक मीडियम में होती हैं, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पर टकराती हैं, टकराने के बाद वो वापस पहले मीडियम में बाउंस बैक कर जाती हैं इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं बराबर। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है। ठीक है, लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट वे में पढ़ने वाले हैं। इसकी दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। एक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हमारे पास ऐसी होती है कि जिसमें इंसिडेंट वेव और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके आने वाली वेव वो दोनों इन फेज होकर आती हैं। दूसरी टाइप हमारे पास आती है कि जिसमें इंसिडेंट वेव और जिस मीडियम से वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है, रिफ्लेक्टेड जो वेव है वो दोनों आउट ऑफ फेज होकर आती हैं। पहले तो इनका मतलब सीखिए। मतलब मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वेव चल रही है, ऐसे ये एक वेव आई है, इस मीडियम के ऊपर टकराती है। ठीक है, ये कोई मीडियम है, राइट। और यहाँ से टकराने के बाद जब वापस जाती है तो इसका जो क्रस्ट है वो ट्रफ में बदल जाता है और ट्रफ जो है वो क्रस्ट में बदल जाता है। एक तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होती है और दूसरी रिफ्लेक्शन इस तरह की है कि ये वेव आई तो यूँ थी, ऐसे ऐसे, और यहाँ से टकराने के बाद जब वापस गई वो भी इसी तरह से कि क्रस्ट पर आया और ट्रफ पर मैंने यूँ अलग अलग बनाई है ऐसे। अब दोनों का डिफरेंस नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्रस्ट और ट्रफ आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ट्रफ पर, क्रस्ट पर। ठीक है, ये आई है वेव, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक इस तरह से हुई है कि क्रस्ट के ऊपर ही है और ट्रफ के ऊपर ही है। ये जो है हमारे पास ऐसी रिफ्लेक्शन होती है, इसे हम कहते हैं इन फेज रिफ्लेक्शन। और आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन कैसी होती है कि ये वेव आई थी, इस पॉइंट से टकराने के बाद यूँ रिफ्लेक्ट करके गई है। अब क्रस्ट ट्रफ पर आ रहा है, ट्रफ क्रस्ट पर आ रहा है। ऐसी जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन। और अगर एक वेव का क्रस्ट एग्जैक्टली ट्रफ के ऊपर फॉल करे तो उसको हम कहते हैं 180 आउट ऑफ फेज। याद रखें, अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर गिर रहा हो तो उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। तो इसको समझने के लिए हमने दो टाइप्स बनाई हैं। रिफ्लेक्शन की एक टाइप है जी जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इन फेज होती है, दूसरे में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आउट ऑफ फेज हो जाती है पहली रे या इंसिडेंट रे के साथ, या इंसिडेंट वेव कह लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको समझने के लिए हमने एक रस्सी ले ली है जिसको हमने एक दीवार के साथ बांधा है और इसका जो ये वाला किनारा है यहाँ से पकड़ के आपने इसमें से एक पल्स प्रोड्यूस की या एक क्रस्ट प्रोड्यूस किया वेव का। अब वो ऐसे आगे की तरफ बढ़ता आएगा, इधर को मूव करता जा रहा है ऐसे, तो वो इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल इनको ऊपर उछालता यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो अब ये इस मीडियम के पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि ये नहीं कर सकता क्योंकि ये यहाँ पर ये फिक्स वाल है। तो इसने एक एक्शन एक्सर्ट किया इस वाल के ऊपर, इसके पार्टिकल को ऊपर की तरफ पुश किया। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो एज अ रिएक्शन फिर ये क्या करेगा, ऊपर तो मूव नहीं कर सका, ये उसको फिर रिएक्शन के तौर पर नीचे पुश कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क्रस्ट है वो चेंज हो जाता है इस ट्रफ के अंदर और ये ट्रफ यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस इस तरफ को मूव करता है। अब अगर आप देखिए तो इस पोजीशन के ऊपर इस इंसिडेंट वेव का, ये जो आने वाली वेव है इसका क्रस्ट था, लेकिन वापस जाते हुए ये क्रस्ट किस में बदल गया, ट्रफ में बदल गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक वेव अगर आई है इस तरह से, उसका क्रस्ट अगर ट्रफ में बदल जाता है तो वो आउट ऑफ फेज हो जाती है। और अगर एग्जैक्टली एक क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो 180 आउट ऑफ फेज हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमने कंसेप्ट क्या सीखना है, यहां पर हम ये कंसेप्ट सीखेंगे कि ये रस्सी जो है वो एज अ रेयर मीडियम एक्ट कर रही है और ये जो मीडियम है जिससे टकरानी है वेव्स ने, ये वाल, ये एज अ डेंसर मीडियम एक्ट कर रही है। और जब वेव किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में टकराएंगी तो रेयर से डेंसर मीडियम में टकराते हुए ये वेव जो है वो 180 आउट ऑफ फेज होकर रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। ठीक है, कंसेप्ट क्या सीखना हमने यहां से कि जब भी वेव्स एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होंगी, उसमें रिफ्लेक्शन होगी अगर, तो वो 180 आउट ऑफ फेज की रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अगर क्रस्ट है तो वो ट्रफ में बदल जाएगा। ओके, इसी तरह फिर हमारे पास दूसरी जो है वो इन फेज, वो कैसे होती है जरा देखिएगा गौर से इसको भी। बच्चों आपकी बार हमने दीवार के साथ इसको नहीं बांधा, यानी कि ये तो एक डेंसर मीडियम के तौर पे एक्ट करती है। हमने एक रॉड ले लिया, रॉड के ऊपर एक रिंग जो कि फ्रीली इसके ऊपर मूव कर सकती है, उस रिंग के साथ इस रस्सी को बांधा और यहाँ पे ऐसे रखा इसको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे इसमें एक पल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो रस्सी जो है वो यहाँ से पल्स प्रोड्यूस करती हुई यहाँ से इधर तक लेकर आती है, यहाँ तक। अब यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि जो इसके ऊपर ये फोर्स लगाए तो एक एक्शन आ जाए, नहीं, ये लूज है। जैसे ये यहाँ पर आएगा तो ये पार्टिकल ऐसे, ये रस्सी ऊपर की तरफ रिंग को लेके चली जाएगी ऐसे,
ठीक है, और फिर वापस नीचे उसी पोजीशन के ऊपर लेकर आ जाएगी। तो दोबारा जिस तरह पहले यहाँ क्रस्ट था वैसा क्रस्ट ही यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ पर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स था, इसने एक एक्शन लगाया था ऊपर की तरफ, ऊपर ये मूव नहीं कर सका, फिर उसने रिएक्शन करके उसको नीचे फेंका जिसकी वजह से क्रस्ट ट्रफ में बदला। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये लूज मीडियम है, ठीक है, ये रिंग है जो कि इसके ऊपर की तरफ, जैसे ये पार्टिकल ऊपर गए साथ ही रिंग भी ऊपर चली गई, पार्टिकल नीचे आए साथ ही रिंग भी नीचे अपनी पोजीशन के ऊपर आ गई, ठीक है, और दोबारा वहीं से क्रस्ट ही आगे चला। अब ये देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट वेव है जो आने वाली वेव का क्रस्ट है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है जाने वाली वेव, उसका भी क्रस्ट के ऊपर ही आ रहा है, ट्रफ में चेंज नहीं हुआ। तो अगर एक वेव का क्रस्ट जो है वो ये आ रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्रस्ट ही रहता है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हुई है वो इन फेज रिफ्लेक्शन हुई है, इसको हम बोलते हैं ये इन फेज है, ठीक है। ये दोनों वेव्स इन फेज है क्योंकि क्रस्ट के ऊपर है, ट्रफ के ऊपर है, फेज डिफरेंस इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इससे आपने कंसेप्ट क्या सीखना है, इससे आपने कंसेप्ट ये सीखना है कि जब वेव किसी, अब यहाँ पर ये जो है ना ये वाला मीडियम ये इतना लूज है, इसको हम रेयर कंसीडर करेंगे, और रस्सी को हम यहाँ पर एक डेंसर मीडियम कंसीडर करेंगे। तो जब भी वेव्स एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगी तो डेंसर से रेयर में जाते हुए ये इन फेज रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी क्रस्ट में ही रहेगा और ट्रफ जो है वो ट्रफ में ही रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इन फेज के लिए क्या होता है, जब भी आप किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे, ये रस्सी इस वक्त डेंसर मीडियम एक्ट कर रही है, ये जो है ये बहुत लूज है, ये एज अ रेयर मीडियम एक्ट कर रहा है। सो डेंसर टू रेयर जाते हुए इन फेज रिफ्लेक्शन होगी, आउट ऑफ फेज नहीं होगी, ठीक है। और जब आप मूव करेंगे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, रस्सी यहाँ पे रेयर मीडियम के तौर पे एक्ट कर रही है, ये बहुत सख्त मीडियम है, ठीक है, इसको हम डेंसर मीडियम कह देते हैं। तो रेयर से डेंसर में जाते हुए फिर क्या होगा, हमारे पास जो है वो यहाँ पे आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन होगी, वो भी 180 डिग्री की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ हमने, ये बेसिक कंसेप्ट था छोटा सा, वो आपको मैंने सिखा दिया, वो आपने याद रख लिया होगा कि अगर हम मूव करेंगे डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्शन कराएंगे वेव्स की, डेंसर टू रेयर मीडियम तो इन फेज रिफ्लेक्शन होगी, और अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में वेव्स को भेजेंगे, किसी डेंसर मीडियम के ऊपर वेव्स को स्ट्राइक कराएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कराएंगे, तो वहाँ पे फिर 180 आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी, ओके। अच्छा जी, अब अगर हम मज़ीद इसको देखें, अगर तो हमारे पास हैं दो तरह की वेव्स होती हैं मैकेनिकल में, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स। अगर ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इन फेज में क्या होगा, क्रस्ट में ही रहेगा और ट्रफ ही रहेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद भी अगर क्रस्ट यहाँ पर आया तो वापस भी क्रस्ट ही जाएगा, अगर ट्रफ यहाँ पर आया तो वापस भी ट्रफ ही जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं इस केस के अंदर, तो ये क्रस्ट को ट्रफ में बदल देगा, ट्रफ को क्रस्ट में बदल देगा, और फेज डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 180, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एक वेव का क्रस्ट अगर दूसरी वेव के ट्रफ पर गिरता है तो उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है हमेशा याद रखो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वहाँ पर हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम मूव कर रहे हैं डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, अब डेंसर टू रेयर मीडियम हमारे पास इन फेज रिफ्लेक्शन होती है। जो कंप्रेशन है तो कंप्रेशन ही वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी, अगर इस पोजीशन तक कंप्रेशन आती है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी कंप्रेशन ही करेगी, अगर इस पोजीशन पर आके एक रेयरफेक्शन टकराती है तो वापस भी रेयरफेक्शन ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं इस साइड की आउट ऑफ फेज में, तो ये कंप्रेशन को रेयरफेक्शन में बदल देगा और रेयरफेक्शन को कंप्रेशन में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या सीखा आपने कि आउट ऑफ फेज वाले केस के अंदर क्रस्ट ट्रफ में बदल जाता है, ट्रफ क्रस्ट में बदल जाता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन में बदल जाएगी और रेयरफेक्शन कंप्रेशन में बदल जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, और इस केस के अंदर दोनों में, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो और चाहे वो ट्रांसवर्स हो, और ये भी बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस के अंदर भी ऐसा ही होता है, अगर उसमें भी रिफ्लेक्शन होगी तो याद रखें डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगी तो वो भी 180 आउट ऑफ फेज के साथ ही होगी, ओके। चलिए, तो बच्चों अब ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया इन चीज़ों को, अब दो चार और पॉइंट्स हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी क्योंकि एक वेव है, तो अक्सर आपने सुना होगा कोई भी आवाज़ है, आप कहीं बोलते हैं, बातचीत करते हैं किसी खुले इलाके में, पहाड़ी इलाके में, तो आप एक बार बात करते हैं, बोलते हैं, आपकी आवाज़ जो है वो बार बार आपको सुनाई दे रही होती है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, इस तरह से आपको अपनी आवाज़ बार बार रिपीट होकर आ रही होती है। तो वो बेसिकली क्या होता है, आप बोल रहे हैं, आपकी साउंड जाती है किसी दूर मीडियम से, किसी से टकराती है, टकरा के फिर वापस आती है, ठीक है, और आपके कानों में दोबारा वो आवाज़ आती है। तो आप अपनी आवाज़ को एक बार सुनते हैं और एक बार वो आवाज़ जो आपकी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके कानों में आई उसको फिर सुनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इको। इसको यूँ डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल साउंड फ्रॉम अ सर्टन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से
ओरिजिनल साउंड की रिफ्लेक्शन, ठीक है। सर्टन ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड एट 0.1 सेकेंड लेटर देन डायरेक्ट साउंड इज कॉल्ड इको। फिर सुने, रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल साउंड, असल साउंड की रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सर्टन मीडियम, किसी भी एक मीडियम से, और मीडियम और ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड आफ्टर 0.1 सेकेंड लेटर, 0.1 सेकेंड लेट जो आपको रिसीव होती है, देन द डायरेक्ट साउंड इज कॉल्ड इको। अब ये क्या है 0.1 सेकेंड का चक्कर? देखो बच्चों, आप बोलते हो, ठीक है, आप अपनी आवाज़ को साथ में सुन भी रहे हो, और हमारा जो दिमाग होता है वो 0.1 सेकेंड तक उस आवाज़ का एहसास हमारे माइंड में रखता है, ठीक है। 0.1 सेकेंड तक उस आवाज़ का एहसास हमारे माइंड में रहता है, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो रेडी हो जाता है नई आवाज़ को सुनने के लिए, ठीक है। अब नई आवाज़ को सुनने के लिए आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। तो अगर कोई आवाज़ की कोई वेव है वो टकरा के जल्दी वापस आ जाए 0.1 सेकेंड से पहले, तो हम तो उसको सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो जो हमने खुद बोला वो आवाज़ का एहसास हमारे माइंड में है। 0.1 सेकेंड गुजरेगा तो वह एहसास ख़त्म होगा, फिर जो साउंड रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे कानों में आएगी उसको हम सुन पाएंगे, वो हमारे लिए फिर इको होगी, ठीक है। तो इको को 0.1 सेकेंड के बाद सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड 0.1 सेकेंड तक एक आवाज़ को सुनने के बाद बिजी रहता है, फिर वो नई आवाज़ को नहीं सुन सकता। इसीलिए यहाँ पे शर्त रखी गई है कि 0.1 सेकेंड के बाद जो साउंड आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होगी जी, इको होगी, ठीक है। इको को आप 0.1 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके, तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा भी था, ठीक है। अब इसके लिए अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कम से कम क्या फासला है कि जिस फासले पे आप बोलें तो आप अपनी इको को सुन सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो बच्चों, आपको जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो पता है वो कितनी होती है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर्स पर सेकेंड, और आपने फार्मूला पढ़ रखा था S इज इक्वल टू वी टी का, ठीक है। S इज इक्वल टू वी टी, S डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, V वेलोसिटी और T टाइम है। अब क्योंकि हम मालूम करना चाह रहे हैं वो कम से कम क्या फासला है जिसके ऊपर हम खड़े हों, तो हम अपनी इको को आसानी से सुन सकते हैं। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि साउंड वो कितना फासला तय करके आए हमारे पास, तो हम उसकी इको को सुन सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, 340 मीटर्स पर सेकेंड। अब वो कम से कम कितना टाइम है जिस टाइम के बाद जो है वो हम इको को सुन सकते हैं, 0.1 सेकेंड का। आप कम से कम टाइम रखें ताकि आपको कम से कम डिस्टेंस मिले। 0.1 सेकेंड वो कम से कम टाइम है, ठीक है। इतने कम से कम टाइम के लिए इतनी वेलोसिटी से साउंड अगर ट्रैवल करता है तो वो फासला तय करेगा 34 मीटर्स का। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि साउंड अगर 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारे कान में आता है तो हमारा कान रिलैक्स होता है, नई आवाज़ को सुनने के लिए रेडी होता है, हम उस इको को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ओके। तो अब लेकिन मसला ये कि ये वो डिस्टेंस नहीं जो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये वो साउंड है जो हमने बोला, वो यहाँ से इधर गया, कुछ फासला तय किया उसने D, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे कान में वापस आया। इसमें जाने वाला फासला भी है और आने वाला फासला भी है। हमें तो वो फासला चाहिए कि हम इस दीवार से कितने फासले पर खड़े हो जाएं, तो वो इसका हाफ होता है, ठीक है। आधा जाने वाला आधा आने वाला। सो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, S इज इक्वल टू 2D लिखते हैं पहले हम इसको, 2D, ठीक है। तो हमारे पास 34 का डिस्टेंस है, 2D, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34/2 दैट इज 17 मीटर्स, ओके। तो 17 मीटर का वो फासला है जो आप एक दीवार से दूर खड़े होंगे तो आप आसानी से इको को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब एक और पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है रिवर्बरेशन का। When reflecting surface is at the distance less than 17 मीटर, अगर इस 17 मीटर का फासले से कम सरफेस के ऊपर कोई एक सरफेस पड़ी है और वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, साउंड प्रोड्यूस इन अ हॉल, किसी हॉल में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, छत से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फ्रॉम वॉल्स एंड फ्लोर्स, एंड साउंड बिकम ग्रैबल्ड, कंफ्यूज्ड, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। बच्चों क्या होता है, बाज़ वक़्त साउंड जो है किसी घर में आप बात कर रहे हैं, किसी हाल में बात कर रहे हैं, आवाज़ इतना ज़्यादा गूंजती है कि आपको अपनी आवाज़ भी समझ में नहीं आती। इसको, ये जो आवाज़ की जो गूंज है ना, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। ये होती क्यों है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी मैंने बोला मेरी आवाज़ इस वाल से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर से रिफ्लेक्ट हुई। अब मुख्तलिफ साइड से, फ्लोर से, रूफ से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, वो सारी साउंड इकट्ठी होकर जब आती हैं हमारी अपनी आवाज़ और वो सारी रिफ्लेक्शन वाली आवाज़ वो मिक्स हो जाती हैं, हमें आवाज़ की समझ नहीं आती। समटाइम ऐसा भी होता है हम बोलने के बाद खामोश हो जाते हैं लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ उस हाल के अंदर गूंज रही होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हेलो 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 हेलो। अब एक बार बोला था,
बार बार वो आवाज़ अभी आती जा रही है, उसके अंदर ही वो घूम गई है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गुजरेगी, फिर हमारे कानों से आएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, फिर हमारे कानों से गुजरेगी। तो बार बार जब वो हमारे कानों से गुजर के जाती है, ठीक है, तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, हमें सुनने में मुश्किल होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती। हम क्या कहते हैं, ये इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन।